नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे दो बहनों की कहानी। ये कहानी दो बहनों की है जो सगी बहनें नहीं थी, वो सौतेली बहनें थी। ये कहानी शुरू होती है चंदौली नामक गांव से, जहाँ पे मनु नाम का एक किसान रहता है। मनु अपने माता पिता के साथ रहता है। मनु अब 24 साल का हो चुका है। उसके माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते हैं। मनु के लिए वो लोग लड़की खोजते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें एक परिवार मिल जाता है जिससे वो अपने बेटे की शादी तय कर देते हैं। उस लड़की का नाम सुधा है। सुधा एक पढ़ी लिखी लड़की है। वो अपने परिवार की बहुत इज्जत करती है। मनु भी सुधा को पसंद करता है। उनकी शादी तय होती है और सारा परिवार मिलके शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। मनु और सुधा की शादी हो जाती है। मनु बहुत खुश है और सुधा भी अपने नए परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। 2 साल बीत जाते हैं। सुधा अब माँ बनने वाली है। पूरा परिवार बहुत खुश है। मनु के माता पिता अपने बेटे को खुश देख के हमेशा दुआ करते हैं कि वो इसी तरह हमेशा खुश रहे। कुछ दिनों बाद रात के समय सुधा को पेट में दर्द होता है। मनु उसे लेकर अपने गांव के सरकारी अस्पताल में जाता है। वहाँ कुछ देर इलाज करने के बाद डॉक्टर उन्हें कहती है कि आपको जल्दी से इन्हें लेकर शहर के किसी अस्पताल जाना होगा, क्योंकि आपका बच्चा घूम नहीं रहा है, वो रुक गया है। आप जितना देर करेंगे माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होगा। आप जल्दी से इन्हें लेके शहर के हॉस्पिटल चले जाएं। मन्नू ये सुन के बहुत दुखी हो जाता है। सुधा को लेके तुरंत दूसरे हॉस्पिटल के लिए वहाँ से निकल जाता है। जब वो शहर के हॉस्पिटल में सुधा को लेके जाता है, तब तक सुधा बेहोश हो चुकी होती है। मनु डॉक्टरों से कहा, आप मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर सुधा का ऑपरेशन करते हैं। वो सुधा के बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन सुधा मर जाती है। डॉक्टर बाहर आके मनु को बताते हैं कि तुम्हें बेटी हुई है, लेकिन हम तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा पाए, हमें माफ़ कर दो। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। मनु वहीं पर बैठ के बहुत रोता है। कुछ देर बाद जब उसके माता पिता आते हैं तो वो उसे संभालते हैं। कुछ देर बाद मनु खुद को संभालते हुए अपनी बेटी को अपने हाथों में लेता है। वो जैसे ही उसे अपने हाथों में लेता है, मानो वो सारे दर्द को भूल चुका है। बस वो अपनी बेटी को एकटक देखे जा रहा है। कुछ दिनों बाद मनु अपनी बेटी को लेके अपने घर आ जाता है। वो अपनी पत्नी के जाने से बहुत दुखी था, लेकिन वो जब भी अपनी बेटी को देखता वो सब कुछ भूल जाता। वो अपनी बेटी को खुद ही पालने लगा। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी 5 साल की हो गई, तब उसने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए उसे शहर लेके आ गया और शहर में ही रहने लगा। मनु जानता था कि वो अपनी बेटी को अगर अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है तो उसे मेहनत करनी होगी, और वो करता भी था। 5 साल में उसने अपने माता पिता दोनों खो दिया था। उसकी ज़िंदगी में बस एक ही खुशी या जीने की वजह बची थी, वो थी उसकी बेटी। मनु ने अपनी बेटी का नाम आंचल रखा था। आंचल अपने पिता की बहुत दुलारी थी। मनु अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत करता था। उस दिन उसने आंचल का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा दिया। आंचल भी
बहुत मेहनत करती थी। एक दिन आंचल की तबीयत खराब हो गई। वो स्कूल से जब अपने घर आई तो उस वक्त उसके पापा वहाँ नहीं थे। वो अपने किसी काम से बाहर गए थे। आंचल घर में जाके एक गिलास पानी पीती है और कुछ देर बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है। काफ़ी देर बाद जब मन्नू आता है तो वो आंचल को वहीं पे गिरा हुआ पाता है। वो बार बार आंचल से कहा, बेटा उठ जा, लेकिन जैसे ही आंचल का शरीर छूता है उसका शरीर बहुत गर्म था। आंचल को बहुत तेज बुखार था। मन्नू बहुत दुखी हो गया। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो आंचल को लेके तुरंत अपने घर के पास ही एक हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और मन्नू को कहा कि आपकी बेटी ने खाना अच्छे से नहीं खाया है और उसकी वजह से उसे कमज़ोरी हो गई और शायद अपने ध्यान नहीं दिया और वो धूप में जाने की वजह से उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। हम एक दो और जांच कर दे रहे हैं ताकि अगर और कोई बात ही हो तो हम आपको वो भी बता दें और उसका भी इलाज कर दें। उन लोगों ने आंचल की कुछ और जांच की। मन्नू से कहा कि अब ठीक है, आप कल उसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं। मन्नू आंचल की ये हालत देख के बहुत दुखी हो गया था। वो ये सोचने लगा कि वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहा है। वो एक अच्छा पिता नहीं है। मन्नू ये भी सोच के दुखी हो रहा था कि अगर उसकी बेटी को कुछ हो जाता तो शायद वो भी ज़िंदा नहीं रह पाता, क्योंकि आंचल ही उसके जीने का आखिरी वजह थी। मन्नू बहुत दुखी था, लेकिन जब डॉक्टर ने उसे कहा अब वो ठीक है, तब जाके मन्नू शांत हुआ। उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थी, लेकिन जब वो आंचल को देखता है तो वो खुश हो जाता है। आंचल की तबीयत सही होने के कुछ दिनों बाद मन्नू उसे घर लेके आ जाता है। मन्नू जब भी आंचल को देखता वो यही सोचने लगता कि अगर मैं आंचल के साथ नहीं रहा तो आंचल का ध्यान कौन रखेगा। मन्नू इन सब बातों के बारे में अपने दोस्त से भी बातें करता है। उसके दोस्त उसे यही सलाह देते हैं कि तुम्हें अपने लिए ना सही लेकिन अपनी बेटी के लिए अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मन्नू बस चुपचाप उन लोगों की बातें सुनता है। वो जानता है कि कोई भी उसकी बेटी को उतना प्यार नहीं कर पाएगा जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है। कुछ दिनों बाद उसका एक दोस्त उसे एक औरत के बारे में बताता है और कहा औरत का भी पति कुछ साल पहले मर गया है। अब उस औरत के माता पिता भी सोच रहे हैं कि उनकी बेटी का घर फिर से बस जाए, क्योंकि उस औरत की एक 3 साल की बेटी है जो हर रोज़ अपने पिता के लिए रोती है। मन्नू का दोस्त उसे बहुत समझाता है और कहा उस औरत की बेटी को बाप मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए माँ। मन्नू अपने उस दोस्त से कहा मैं अपनी बेटी से पूछ के बताऊंगा। मन्नू अपने घर आ जाता है। वहाँ वो अपनी बेटी से पूछता है कि आंचल क्या तुम्हें माँ चाहिए। आंचल बहुत खुशी से कहती है कि हाँ पापा, मुझे माँ चाहिए। मन्नू अपनी बेटी को इतना खुश देख के बहुत खुश होता है। वो आंचल से कहा अगर आपकी माँ के साथ आपकी एक छोटी बहन भी आए तो आंचल उतना ही खुशी से भरे मन से कहती है कि पापा तब तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ खेलने के लिए मेरी छोटी बहन मेरे साथ रहेगी। मन्नू आंचल की ये बातें सुन के सोचने लगता है कि क्या उसे ये शादी कर लेनी चाहिए। कुछ दिनों बाद
मनु काफ़ी सोचने के बाद तय करता है कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए दूसरी शादी करेगा। ये बात वो अपने दोस्त को जाके बताता है और कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगर वो लोग भी तैयार होंगे तो हम एक मंदिर में शादी कर लेंगे अपने बच्चों के लिए। मनु का दोस्त उसकी बातें सुन के खुश हो जाते हैं और वो मनु को लेके उस औरत के घर चला जाता है। वहाँ वो लोग ये सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि मनु ये शादी करेगा। वो लोग भी अपनी बेटी की शादी के लिए मान जाते हैं और वो औरत भी अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए ये शादी करने के लिए तैयार है। कुछ दिनों बाद मनु और उस औरत की शादी हो जाती है। आंचल और उस औरत की बेटी बहुत खुश है क्योंकि वो दोनों यहीं माँ के पास रही है। वो दोनों यही मान रही है कि दोनों ही उसके माता और पिता हैं और वो दोनों बहुत खुश हैं। अपने बच्चे को खुश देख के मनु और उसकी पत्नी भी खुश है। उस औरत का नाम गीता और उसकी बेटी का नाम रूही है। शादी होने के बाद दोनों बहुत खुश हैं। आंचल और रूही अब एक साथ सोती है, एक साथ खेलती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। मनु आंचल के साथ साथ रूही का भी बहुत ख्याल रखता है। वो अपने पूरे परिवार के लिए बहुत मेहनत करता है। मनु अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वो गीता और रूही को और अपनी बेटी आंचल को एक बराबर ही मानता था। एक दिन मनु और गीता तय करते हैं कि इस बार जब बच्चों की छुट्टियां होगी तो हम सब मिलके साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे। रूही और आंचल एक ही स्कूल में पढ़ती है। जब उन दोनों के स्कूल की छुट्टियां चालू होती है तो मनु उन दोनों से कहा, हम घूमने के लिए कहीं बाहर जाएंगे। वो दोनों अपने माता पिता की बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और पूरा परिवार घूमने जाने की तैयारी करने लगता है। मनु अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली घूमने आता है। मनु और उसका परिवार 2 दिन दिल्ली की जगह घूमते हैं। जैसे वो मॉल में जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं और कई जगह वो लोग घूमने जाते हैं। तीसरे दिन मनु और गीता तय करते हैं कि एक मंदिर जो कि पास में ही था वहाँ दर्शन करने जाएंगे। मनु और गीता अपनी दोनों बेटियों को लेके उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करने के बाद जब लोग प्रसाद ले रहे थे तभी आंचल ने वहाँ गुब्बारे और के तरह खिलौने की एक दुकान देखी। वो अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे कुछ पैसे दे दो, वहाँ से कुछ खिलौने खरीदूंगी। मनु उसे पैसे देता है। आंचल अपनी छोटी बहन को लेके वहाँ चली जाती है। मनु और गीता आपस में ये बात करते हैं कि जब तक वो दोनों खिलौने ले रही है तब तक हम मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। मनु और गीता मंदिर की परिक्रमा करने के लिए चले जाते हैं। वो जब परिक्रमा करके आए तो देखते हैं कि वहाँ पे आंचल खिलौनों के साथ खेल रही है, लेकिन वहाँ पे उसके साथ रूही नहीं है। मनु और गीता आंचल के पास आके उससे पूछते हैं कि बेटा रूही कहाँ है। आंचल कहती है कि पापा वो तो आपके पास गई है, क्योंकि आप दोनों ने ही तो अपने पास बुलाया था। मनु ने कहा कि नहीं बेटा, हमें रूही को नहीं बुलाया था, वो हमारे पास नहीं आई है। आंचल कहती है कि पापा एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा
कि आप मंदिर के अंदर रूही को बुला रहे हो। और जब मैं भी रूही के साथ आने लगी तो उन्होंने कहा कि आपने बस रूही को ही बुलाया है। मैं रूही को नहीं जानने दे रही थी, लेकिन उन्होंने ये खिलौना खरीदा और मुझे दे के कहा कि आप खेलो, तब तक मैं आपके मम्मी पापा और बहन तीनों को साथ लेके आता हूँ। मैं उनकी बात मान गए और वो रूही को अपने साथ लेके चले गए। मैं यहाँ पे बैठ के आप सबका कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मनु आंचल से कहा, बेटा हमने आपको समझाया था ना कि किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करना, तो आपने उसकी बात कैसे मान ली और अपनी बहन को जाने दिया। आंचल ने कहा कि पापा वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। वो ये भी बता रहे थे कि हम कहाँ रहते हैं और दिल्ली में घूमने आए हैं। उनकी बातें सुन के मुझे लगा कि वो सच कह रहे हैं, इसलिए मैंने रूही को उनके साथ जाने दिया। गीता वहीं पे बैठ के रोने लगी और कहने लगी कि ना जाने मेरी बेटी कहाँ गए, उसको ले के चला गया। गीता बहुत रो रही थी। मनु उसे संभाल रहा था, लेकिन चुप नहीं हो रही थी। आंचल अपने मम्मी पापा को इतना परेशान देख के समझ जाती है कि रूही उनके साथ नहीं है। उसको आदमी अपने साथ लेके गया था, वो कहीं और ही उसे लेके चला गया था। आंचल भी अपनी बहन को रूही रूही चिल्ला चिल्ला के खोजने लगी, लेकिन वो नहीं मिली। कुछ देर बाद खोजने के बाद वो अपने पिता के पास आके कहती है कि पापा वो मुझे भी अपने साथ लेके जा रहा था, लेकिन मैं खिलौने के खेलने लगी और जाने से मना कर दिया, तो वो रूही को अपने साथ लेके चले गए, क्योंकि रूही भी आप लोगों के पास जाना चाहती थी। आंचल ये सब बोलते बोलते बहुत रो रही थी। वो अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहती है कि माँ मैं रूही को लेके आऊँगी। मनु खुद को संभाले हुए अपनी बेटी और गीता को लेके पास के ही एक पुलिस स्टेशन पर जाता है। वो वहाँ अपनी बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि सर प्लीज़ हमारी बेटी को खोज दीजिए। उसकी माँ बहुत रो रही है। सर प्लीज़। पुलिस वाले उसकी कंप्लेन लिखा के उससे कहते हैं कि आप अपने घर जाएं, हम आपकी बेटी को खोज देंगे। मनु उनसे कहता है कि सर हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम यहाँ बस कुछ दिनों के लिए घूमने आए थे। सर हम पास के ही एक लॉज में रुके हैं, आप प्लीज़ हमारी बेटी को खोज दीजिए। पुलिस वाले उसे समझा के घर भेजते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी बेटी को खोज देंगे, तुम अपने घर जाओ। मनु गीता और आंचल को लेके वापस आ जाता है। वो गीता को पानी पीने के लिए देता है, लेकिन वो नहीं पीती है। वो कहती है कि जब तक मेरी बेटी नहीं आएगी मैं कुछ भी नहीं खा सकती, पता नहीं वो कहाँ होगी और उसने कुछ खाया होगा या नहीं। गीता रोते रोते मनु से कहती है कि आप मेरी बेटी को वापस कर दो, हम जिंदगी में कभी भी बाहर घूमने नहीं जाएंगे। आंचल एक कोने में बैठ के चुपचाप रोती रहती है। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि आज उसके मम्मी पापा उसकी वजह से रो रहे हैं, उसकी वजह से रूही कहीं खो गई है। मनु आंचल को किसी तरह चुप करवा के उसे खाना खिलाता है और उसे ले जाके सुला देता है। गीता कुछ भी खाए बिना ही सो जाती है। वो बस अपनी बेटी को खोजती है। अगले दिन सुबह मनु उठ के खुद ही खाना बनाता है और आंचल को खिला के वो किसी तरह गीता को मना के उसे भी खाना खिला देता है। उसके बाद वो खुद खाना खा के पुलिस स्टेशन जाके पता लगाता है कि उसकी बेटी मिली या नहीं। जब वो पुलिस स्टेशन जाके
अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो पुलिस वाले उसे कहते हैं कि आपकी बेटी का किसी ने अपहरण किया है। हमने मंदिर के आसपास लोगों से बात किया है, हमें कुछ सबूत भी मिले हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी बेटी को जल्दी खोज लें, नहीं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस वाले मनु से कहते हैं कि अगर आपको कोई भी फ़ोन करके ब्लैकमेल करे तो हमें आप बताइएगा। हम आपकी बेटी को खोज रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुन के मनु सोचने लगता है कि आखिर उन लोगों ने मेरी बेटी का क्यों अपहरण किया। वो पुलिस वालों से हाथ जोड़ के विनती करता है कि आप मेरी बेटी को खोज दीजिए सर, हम सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस वाले मनु को समझा के घर भेज देते हैं। मनु जैसे ही घर वापस आता है, गीता उसे पूछती है कि रूही कहाँ है, आपने उसे खोज लिया। गीता बार बार ये पूछते हुए दरवाजे के बाहर देखती रहती है। मनु उससे कहता है कि हमारी बेटी अभी नहीं मिली है, कुछ दिनों बाद वो वापस ज़रूर आ जाएगी। पुलिस वालों ने कहा है कि वो लोग उसे ज़रूर खोज के हमारे पास लेके आएंगे। ये सुन के गीता वहीं पे बैठ के रोने लगती है। वो अपनी बेटी का नाम लेके बहुत रोती रहती है, बहुत रो रही थी। आंचल अपने माँ पापा की ये हालत नहीं देख पा रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। मनु हर दिन पुलिस स्टेशन जाके अपनी बेटी के बारे में पूछता, लेकिन वो उसे कहते कि हम आपकी बेटी को खोज रहे हैं, वो जब हमें मिल जाएगी तो हम आपको बता देंगे। मनु किसी तरह गीता को समझा पाता है कि हमारी बेटी ज़रूर वापस आएगी। 2 दिन बीतने के बाद आंचल बार बार अपने आप को खोज रही थी। उसने तय किया कि वो अपनी बहन को खुद ही खोजेगी, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी बहन आज उन सबके साथ नहीं है। रात में जब मनु और गीता खाना खा के सोने चले गए तो तब कुछ देर बाद आंचल जागी और उसने अपने बैग में कुछ कपड़े और खाने का सामान लेके वहाँ से चली गई। उसने अपने मम्मी पापा के लिए एक खत लिखा था। उसमें उसने बस यही लिखा था कि पापा मैं घर तब तक वापस नहीं आऊँगी जब तक मैं रूही को खोज न लूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं रूही को अपने साथ लेके आऊँगी। आंचल अपने माँ पिता को बिना बताए वहाँ से चली गई। वो उसी मंदिर में जाती है जहाँ से उसकी बहन खो गई थी। रात होने की वजह से मंदिर बंद था। मंदिर की एक तरफ कुछ लोग सो रहे थे जो वहाँ पे भीख मांगते थे। आंचल वहाँ जाके सो जाती है। अगली सुबह जब मनु आंचल के कमरे में जाता है और आंचल को कहता है कि बेटा उठ जा, सुबह हो गई, लेकिन आंचल वहाँ पे रहती ही नहीं है। सामने की दीवार पे जो खत आंचल ने लिखा था वो मनु देख लेता है और पास जाके उसे पढ़ता है। वो पढ़ के वहीं पे बैठ के रोने लगता है, मानो उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। मनु रोने लगता है। गीता उसकी आवाज़ सुन के उसके पास आती है। वो मनु को चुप कराने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि आप इतना क्यों रो रहे हैं। मनु उससे कहता है कि शायद हमने ज़िंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं जो भगवान हमें इतनी सज़ा दे रहे हैं। हमारी दूसरी बेटी भी हमें छोड़ के चली गई। गीता भी ये सुन के बहुत दुखी हो गई, वो भी रोने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मनु से कहा कि हम दोनों मिलके उसे खोजते हैं, वो हमें ज़रूर मिल जाएगी। मनु वहाँ से निकलकर आंचल का नाम चिल्लाते हुए उसे खोजने लगता है। तो वहाँ के सभी लोगों से आंचल के बारे में पूछता है, लेकिन सब यही कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा है।
काफ़ी खोज के बाद आंचल नहीं मिलती है तो थके हुए मन से वापस आ जाते हैं। गीता उससे पूछती है कि आंचल मिली तो वो रोते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ गई और कैसे गई, उसे किसी ने नहीं देखा है। अब मैं थक चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। गीता उससे कहती है कि क्यों ना हम पुलिस स्टेशन जाके आंचल का भी कंप्लेन कर दें, शायद वो लोग हमारी दोनों बेटियों को खोज दें। मनु गीता की बात मान के मनु और गीता दोनों ही पुलिस स्टेशन जाके आंचल के खोजने के लिए कहते हैं। वो पुलिस वाले को सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं कि सर प्लीज़ हमारी दोनों बेटियों को खोज दीजिए। सर प्लीज़। अनु और गीता दोनों ही हाथ जोड़ के विनती करते हैं पुलिस वालों के सामने और कहते हैं कि सर वो हमारी ज़िंदगी है, सर प्लीज़ आप उन दोनों को खोज दीजिए। पुलिस वाले उनसे वादा करते हैं और कहते हैं कि हम आपकी दोनों बेटियों को ज़रूर खोज देंगे, आप घर जाइए, हमें अगर कुछ पता चला तो हम आपको बताएंगे। कभी समझाने के बाद मनु और गीता वापस आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी दोनों बेटियों को खोजते रहते हैं। उन दोनों को जो भी देखता वो कहने लगता कि इन दोनों के साथ कितना बुरा हुआ। मनु और गीता किसी तरह खुद को संभाले रहे थे और एक दूसरे से कहते थे कि हमारी बेटियां एक दिन हमें ज़रूर मिलेगी। ये आंगन जो आज सूना हो गया है वो एक दिन फिर गुलजार होगा, वो दोनों ज़रूर वापस आएगी। उधर आंचल उसी मंदिर में अपनी बहन को खोज रही है। वो उसी जगह जाती है जहाँ पे उसकी बहन खो गई थी। वो वहीं के दुकानदारों से बहुत पूछती है कि आप लोगों ने मेरी बहन को देखा है। वो सब मना कर देते हैं। 3 दिनों तक आंचल उसी मंदिर के आसपास रूही को खोजती रही। पुलिस भी आंचल और रूही को खोजने में लगी थी। 3 दिन बीत गए लेकिन ना आंचल कुछ कर पाई और माँ ही पुलिस वाले से उसे खोज पाए और ना ही पुलिस वाले उसे खोज पाए। एक आदमी जिसका नाम भोला था वो रोज़ वहाँ अपनी दुकान लगाता था और आंचल को देखता था कि वो कितनी बेचैन है। आंचल मंदिर के पास ही बैठ के भीख मांगकर कुछ खा लेती और अपनी बहन को खोजने लगती। भोला कुछ दिनों से देख रहा था कि आंचल परेशान है। एक दिन आंचल की तबीयत खराब हो गई और वो कुछ भी खा नहीं पाई। भोला उसे सुबह से देख रहा था। वो सोच रहा था कि उसका अपना आएगा और उसे शायद वो यहाँ से ले जाए। भोला उसे अब तक देख के यही सोचता था कि वो एक गरीब घर से है और अपने परिवार के साथ ही भीख मांगती होगी। लेकिन वो भी सोच रहा था वो सब गलत था। शाम हो गई। भोला जब अपनी दुकान बंद करने जा रहा था तब उसने देखा तो वो अब भी वहीं है और वहीं पर लेटी हुई। भोला ने अपनी दुकान बंद कर दी और आंचल के पास जाके उससे पूछा कि बेटा आपका घर कहाँ है। लेकिन आंचल ने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि भोला जब आंचल के पास जाके उससे पूछता है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो तो वो कुछ भी नहीं बोल पाती है क्योंकि आंचल बेहोश हो गई थी। उसका पूरा शरीर गर्म था और तबीयत खराब होने की वजह से वो सुबह से कुछ नहीं खा पाई थी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। भोला उसे बहुत जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती है। भोला उसे पास के ही एक हॉस्पिटल में लेके जाता है
डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद भोला से कहते हैं कि बच्ची को मलेरिया हो गया, इसलिए शायद ये कुछ खाई नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, हमने उसे को दवा दे दिया है, कुछ दिनों के लिए उसे एडमिट कर दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों तक आंचल उसी हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। भोला उसका बहुत ख्याल रखता है। जब कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, तब भोला उससे पूछता है कि बेटा आपका घर कहाँ है और आप उस मंदिर में भीख क्यों मांग रहे थे। आंचल पहले कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन भोला के बार बार पूछने पे वो कहती है कि अंकल मैं अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी बहन मेरी वजह से खो गई है। जब तक उसे मैं खोज नहीं लेती तब तक मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगी। आंचल इतना कह के चुप हो जाती है। भोला उससे पूछता है कि बेटा आपके मम्मी पापा आपको खोज रहे होंगे, आपने उनके बारे में नहीं सोचे। आंचल बस चुपचाप बैठी थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। भोला उससे बहुत पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। अगले दिन आंचल वहाँ से अपना सामान लेके जाने लगती है। भोला उसे रोकता है, पर वो कहती है कि अंकल मुझे जाने दो, मुझे अपनी बहन को खोजना है, प्लीज़ अंकल जाने दो। भोला उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है और उससे पूछता है कि आपको क्या करना है, आप मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूँगा। भोला के काफ़ी समझाने के बाद आंचल कहती है कि अंकल आप मेरी मदद करोगे, आप मेरी बहन को खोजने में मेरी मदद करोगे। भोला उससे कहता है कि हाँ मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, तब तक मैं आप मिल के आपकी बहन को खोज नहीं लेते। भोला उसे अपने साथ अपने घर लेके जाता है। भोला के घर में उसके साथ उसकी माँ और उसके पापा रहते हैं। भोला की उम्र 35 साल थी, लेकिन भोला ने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था। भोला उसे लेके अपने घर आ जाता है। भोला अपने माँ और पापा को आंचल के बारे में हर बात बता देता है और कहता है कि मैं जब तक आंचल की बहन को नहीं खोज लेता हूँ, तब तक मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा। उसके मम्मी पापा ये सुन के पहले तो उसे ये करने से मना करते हैं, लेकिन जब भोला बार बार उन्हें मानता है तो वो मान जाते हैं, मनाता है तो वो मान जाता है और उसे आंचल की मदद करने देते हैं। आंचल खुश नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता बहुत दुखी होंगे, लेकिन उसने जो वादा खुद से और उनसे किया था वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। इसलिए ये हर एक चीज़ के लिए खुद को सही मान रही थी। अगली सुबह आंचल भोला से पूछती है कि आप मेरी मदद करना चाहते हो, वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करोगे। भोला हंसते हुए कहता है कि बेटा मैं कुछ दिनों से आपके साथ हूँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि हम इतने दिन तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन किस्मत हमें साथ लेके आई ना। तो हाँ, अब हमारा काम है कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे, बाकी तो भगवान जी ने किस्मत में लिखा होगा, वो ज़रूर होगा। आंचल भोला की ये बात सुन के उससे कहती है कि अंकल आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन हमें करना तो खुद ही कुछ होगा ना, वरना दिन बीतते रहेंगे और मेरे मम्मी पापा और भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी से मिल के मेरी बहन को खोजना होगा। भोला आंचल की बात सुन के हंसने लगता है और कहता है कि देखो बेटा, आप मेरी बेटी की उम्र की हो,
इसलिए आप मुझे काका कहो। आंचल उनसे कहती है कि अंकल का मतलब भी काका ही होता है, फिर आप मुझे ये कहने को क्यों कह रहे हैं? भोला बड़े प्यार से कहता है कि देखो बेटा, जब आप मुझे काका कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा, क्योंकि जब आप मुझे अंकल कहते हो तो लगता है कि अभी मार के भाग जाओगे, इसलिए मैं आपसे काका कहने को कह रहा हूँ। आंचल भोला की ये बात सुन के हंसने लगती। भोला उसे खुश देख के बहुत खुश होता है। भोला पहली बार आंचल को इतना खुश देखता है। वो आंचल से कहता है, बेटा आप खुश रहा करो, हम दोनों मिलके आपकी बहन को खोज देंगे। आंचल भी कहती है कि हम मिलके मेरी बहन को ज़रूर खोज लेंगे, और आज जो मेरे मम्मी पापा हम दोनों को खोज रहे होंगे वो हमें एक साथ देख के बहुत खुश होंगे। उधर गीता और मनु पूरी तरह से हार चुके थे, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां खो चुकी थी। मनु हर रोज़ पुलिस स्टेशन जाके आंचल और रूही के बारे में पूछता, लेकिन वो बस यही कह देते कि हम आपकी बेटी को खोज रहे हैं, हम उन दोनों को ज़रूर खोज देंगे। कई जगह बाद भी जब उनका पता नहीं लगा तो मनु और गीता वापस अपने घर आ चुके थे। अब वो हार चुके थे। उन दोनों को अब बस यही उम्मीद थी कि शायद जिस तरह किस्मत ने हमें से हमारी बेटियों को छीन लिया, शायद एक दिन उसे हम दोनों पे दया आए तो वो दोनों शायद सच में एक साथ वापस आ जाए। अगली सुबह भोला और आंचल तय करते हैं कि वो दोनों उसी जगह सबसे पहले जाएंगे जहाँ रूही खो गई थी। भोला और आंचल भोला के घर से निकल जाते हैं। भोला वहाँ से निकलते समय अपने मम्मी और पापा से यह कह के निकलता है कि अगर मैं कुछ दिनों तक वापस ना आऊँ तो आप चिंता मत करना। ये बोल के भोला और आंचल रूही को खोजने निकल जाते हैं। भोला आंचल को लेकर सबसे पहले मंदिर के उसी जगह पे जाता है जहाँ से रूही खो गई थी। वहाँ से उसी दुकान में जाके वो दुकान के मालिक से पूछता है कि क्या आपके पास कोई कैमरा नहीं है? वो दुकानदार कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है और ना ही मैं इस लड़की की बहन के बारे में कुछ जानता हूँ। दुकानदार इसलिए ये कहता है क्योंकि वो आंचल को पहचान लेता है, क्योंकि आंचल हमेशा उससे पूछती रहती थी कि आपने मेरी बहन को देखा है, इसलिए वो दुकानदार ने ये बात कही। भोला उससे कहता है कि आपने ये तो देखा होगा कि वो इंसान कैसा दिखता था। दुकानदार ने कहा कि नहीं, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो इतना कहने के बाद दुकानदार उनसे कहता है कि आप लोग यहाँ से जाइए, मैं और कुछ भी नहीं जानता हूँ। भोला आंचल को लेके वहाँ से हट जाता है। भोला वहाँ से हटने के बाद मंदिर के चारों तरफ देखता है कि कहीं कैमरा है या नहीं। बड़ा मंदिर नहीं था, इसलिए वहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी भोला बहुत खोज रहा था। मंदिर के सामने एक होटल था, वहाँ पे मंदिर की तरफ की एक कैमरा लगा था। भोला उसे देख के खुश होता है और आंचल से कहता है कि देखो बेटा, वहाँ पे शायद अब हमें तुम्हारी बहन के बारे में कुछ पता चल जाए। भोला आंचल को लेके उस होटल में जाता है और वहाँ के एक वर्कर से पूछता है कि मुझे आपके कैमरे की कुछ रिकॉर्डिंग देखनी है, क्या आप मुझे देखने देंगे? वो वर्कर भोला से कहता है कि मैं आपको अपने मालिक से मिला देता हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए,
भोला मालिक के पास जाके भी उनसे भी यही पूछता है कि होटल का मालिक पहले तो मना कर देता है, लेकिन भोला उससे पूरी बात बता देता है और कहता है कि आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें आंचल की बहन को खोजना है, ये कई दिनों से उसे खोज रही है, प्लीज़ सर आप मदद कीजिए। भोला के काफ़ी समझाने के बाद होटल का मालिक उसे कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने को तैयार हो जाता है। वो पहले पूछता है कि आप किस तारीख की रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो, आप मुझे वो तारीख बता दो, मैं आपको दिखा दूँगा। भोला आंचल से पूछता है कि तुम्हें वो तारीख याद है जब तुम यहाँ घूमने आई थी और तुम्हारी बहन खो गई थी। आंचल बहुत याद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डेट नहीं बता पाती। आंचल बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो याद नहीं कर पाती। वो बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। भोला उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम रो मत, तुम बाद में याद कर लेना। भोला होटल के मालिक से कहता है कि सर अगर हम कल आएँ तो आप हमें यह रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। वो कहता है कि मैं कल दिखा दूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरे सर को अगर पता चल गया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। भोला आंचल को लेके पास के ही एक लॉज में चला जाता है, क्योंकि उसका घर दूर था और देर भी हो गया था। वहाँ जाके भोला और आंचल पहले खाना खाते हैं और बाद में खाना खाने के बाद भोला आंचल से कहता है कि आप पहले आराम कर लो, फिर बाद में आप उस तारीख को याद करना। भोला ये कह के आंचल को सुला देता है और खुद ये सोचता है कि अगर रूही को खोजते खोजते और पैसे चाहिए होंगे तो मैं कहाँ से ले आऊँगा। वो ये सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई आंचल ये सोचने लगी कि वो तारीख है। कुछ देर सोचने के बाद उसे वो तारीख याद आ जाती है और वो बहुत खुशी से जाके भोला को बताती है कि उसे तारीख याद आ गई। भोला उससे वो तारीख पूछता है, आंचल उससे वो तारीख बताती है। भोला और आंचल खाना खाने के बाद होटल जाते हैं। जब वो होटल पहुंचते हैं तो होटल अभी बंद होता है। वो दोनों मंदिर में ही बैठ के होटल खुलने का इंतज़ार करते हैं। काफ़ी देर बाद होटल खुलता है। भोला और आंचल वहाँ जाके उसी आदमी से मिलना चाहते हैं जिसने पहले उन्हें कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई थी, लेकिन वो आदमी अभी नहीं आया था, इसलिए वो दोनों वहीं बैठ के उसका इंतज़ार करते हैं। काफ़ी देर बाद वो आदमी आता है और भोला को अपने साथ ले जाके रिकॉर्डिंग दिखाता है। आंचल पहले उससे वो तारीख बताती है और वो आदमी उन दोनों को रिकॉर्डिंग दिखाता है। काफ़ी देर देखने के बाद आंचल और उसका परिवार मंदिर में जाते हुए दिखता है। वो देखा कि आंचल चिल्लाने लगती है, काका मेरी बहन रूही देखो, वो हमारे साथ थी, पता नहीं उसे लेके चला गया, कौन उसे लेके चला गया। आंचल ये कह के रोने लगती है। वो भोला का हाथ पकड़ के कहती है कि काका मेरी बहन को खोज दो, काका प्लीज़ काका। भोला ये सुन के आंचल से कहता है कि बेटा हम आपकी बहन को ज़रूर खोज देंगे, आप चिंता मत करो। कुछ और देर बाद रिकॉर्डिंग देखने के बाद भोला देखता है कि रूही किसी आदमी का हाथ पकड़ के बाहर जा रही है, लेकिन भोला को कुछ और नहीं पता चल पाता है।